हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वॉइड मैथ्स। हम फटाफट से बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक क्विक रिवीजन लेके आए हैं, जिसमें हम पांच पांच टॉपिक एक वीडियो में ही सम्मिलित करते हैं और उन्हीं पे वीडियो बनाते हैं, जिससे हमारा क्विक रिवीजन हो जाता है। तो अभी जल्दी ही पेपर आने वाला है, तो रिवीजन के लिए एक छोटा सा वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बना के हम अपना तैयारी करेंगे। तो क्विक रिवीजन है, इसलिए ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, फटाफट करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। पहली हेडिंग जो हमारी बनती है वो है सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर। तो शुरुआत जो है वो करते हैं हम डिफरेंशियल कैलकुलस से। पहले टर्म में दो किताबें हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसकी फर्स्ट हेडिंग है, उसी में से हम ले रहे हैं, वहीं शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर्स। पहले हम सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज a function whose domain is the set of n of natural numbers and codomain is the set R of real numbers, such that a function f n tends to R which is defined by f of n is equals to a for all। इसे for all कहते हैं, ये for all का चिन्ह है। n is belongs to natural number is a sequence of real numbers। तो ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं इसमें से, डेफिनेशन आपको याद करना हो तो। और इसको मोटा मोटा अगर हम समझते हैं तो इसका असली मतलब है कि आपको एक मिलेगा, आपको एक वो मिलता है, एक अगर सीक्वेंस हमको निकालना है तो आपको एक मिलता है समीकरण। अब इस समीकरण में हम n के वेरियस मान रख के, जैसे नेचुरल नंबर का मान 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक, ऐसे 1 2 3 4 रखते जाते हैं, तो इस समीकरण से हमको मान मिलते जाते हैं इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट वैल्यू। तो जो इस समीकरण से मान मिलते हैं उन्हीं को ही हम सीक्वेंस कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। इन अ सीक्वेंस डोमेन इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर्स सेट, इट इज डिनोटेड बाय f ऑफ n इज इक्वल्स टू, ये सीक्वेंस का चिन्ह होता है गाइस, दिस इज द सिंबल ऑफ सीक्वेंस। सो इन अ सीक्वेंस डोमेन इज ऑलवेज द नेचुरल नंबर। किसी भी सीक्वेंस में डोमेन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और ये प्रदर्शित किया जाता है f ऑफ n इज इक्वल्स टू, ये है डोमेन का चिन्ह, सीक्वेंस ऑफ n। आइए देखते हैं रेंज किसे कहते हैं। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस का रेंज। तो अधिकतर रेंज में सब थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो रेंज में क्या है, ज़्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है, एकदम सिंपल सा है। किसी भी सीक्वेंस, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। किसी भी सीक्वेंस के अलग अलग टर्म्स, अलग अलग पद के जो सेट होते हैं उन्हीं को हम रेंज कहते हैं। जैसे ये होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ए एन, ये नेचुरल नंबर का कोई सेट है, ठीक है, ये कोई सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का। तो अब यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह 1 2 3 4 रखेंगे तो यहाँ इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसका रेंज यहाँ पे, क्योंकि सब सारे एलिमेंट्स इसके अलग अलग हैं, सारे टर्म्स अलग अलग हैं, इसलिए इसकी रेंज भी अलग अलग होगी और सब होगी, बहुत सारी होगी। जैसे अब यहाँ पे ले लिए, दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, मान लीजिए -1 1 2 3 3। तो इसमें डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, लेकिन इसमें ये दो टर्म्स जो 3 3 हैं ये आपस में मिल रहे हैं, बराबर हैं, तो इसलिए इन्हें एक ही लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो इसका जो रेंज होगा वो रेंज होगा -1 जो एक बार आया है, 1 2 3, मतलब जो यूनिक है, जो जिसके जैसा दूसरा कोई टर्म्स नहीं है, उसी को हम रेंज कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा टॉपिक है कांस्टेंट सीक्वेंस। हाँ, कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं, किसे कहते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा होगा कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट माने हम जानते हैं हिंदी में इसका अर्थ होता है स्थिर, जिसका मान बदले ना, जो स्थिर मान वाला हो, उसी कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी द कांस्टेंट इफ ए एन इज इक्वल्स टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इट्स रेंज इज ऑलवेज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब एक अवयव वाला सेट होता है। कांस्टेंट सीक्वेंस का जो रेंज होता है वो एक अवयव वाला सेट होता है, मतलब उसमें एक ही अवयव होते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 0 की पावर n,
एक एग्जांपल, अब इसका मतलब है कि अगर एक सीक्वेंस है उसमें एक ही प्रकार के सभी एलिमेंट हैं, एक ही प्रकार के सभी टर्म्स हैं, तो उसे कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। मतलब 1 1 1 1 1 ही आएगा। जैसे 0 की पावर n लेंगे तो 0 की पावर अब 1 की जगह 2, अब यहाँ n की जगह हम नेचुरल नंबर में कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 100 1000 कुछ भी रखेंगे तो उसका मान 1 ही आएगा। तो इस प्रकार इसका मान 1 1 1 आता चला जाएगा। तो ये सीक्वेंस होता है कांस्टेंट सीक्वेंस, जिसका मान बदले ना, एक ही मान बार बार आए। और इसका जो रेंज होगा, रेंज सिर्फ 1 होगा, इसे कहते हैं रेंज। क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट टर्म्स नहीं है, इसमें एक ही टर्म्स बार बार है, तो इसका एक ही रेंज होगा जो होगा 1। तो आइए आगे पढ़ते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। जैसा कि आपको पता है, लिमिट मतलब किसी चीज़ को बांध देना, लिमिट सीक्वेंस लिमिट कर देना, लिमिटेशन है। तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, एक रियल नंबर का सीक्वेंस है। देन एल बिलोंग्स टू आर, एल जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस एन ए एन इफ फॉर एवरी, ये है डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये है ओरिजिनल जो कहना चाहता है, जो इसका सार है वो ये है, ए एन माइनस एल मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस दैन डेल्टा, सो फॉर ऑल n इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो इसमें ज़्यादा मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें सिंपल सा क्या कहना चाहता है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं यहाँ पे, ये तो जो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस होगा, ये लिमिट होगा, ये अगर ये 2 लिमिट दी गई हैं तो सीक्वेंस के जो सभी टर्म्स होंगे वो इन्हीं के बीच में ही रहेंगे, इनसे बाहर नहीं जाएंगे अगर लिमिट दी हुई है। तो यही है। इसको अगर हम थोड़ा सा अलग अलग करते हैं तो मॉड का मतलब होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस लेके लिखते हैं एक बार माइनस लेके लिखते हैं, तो माइनस लेके लिखेंगे तो एक बार माइनस ए एन माइनस एल होगा और एक बार प्लस ए एन प्लस एल होगा। तो मतलब इन्हीं दोनों के बीच ये डेल्टा आ रहा है। डेल्टा मतलब कितना आप बढ़ा रहे हैं, कितना कितने के बीच में आपका सीक्वेंस है। ये हो गई लिमिट की बात। अब आते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज बाउंडेड एबव सीक्वेंस। सबसे पहले हमको जानना होगा कि बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होता है। तो बाउंडेड एबव सीक्वेंस सिंपल सी बात है, छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। अ सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड बाउंडेड एबव सीक्वेंस इफ m belongs to R such that an is less than equal m for all small n is belongs to natural number and m is called upper bound of sequence an। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज़ है, समझने की देर है, समझ लीजिए तो बहुत आसान है। तो इसका मतलब क्या है, बाउंडेड एबव सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड हो, बाउंडेड मतलब बंधा हुआ, बाउंडेड एबव मतलब ऊपर होता है। तो जो सबसे बड़ा मान है, ये है हमारा सबसे बड़ा मान। अब मेरा जितना भी चलेगा इससे कम ही आता जाएगा, मेरा जितना भी सीक्वेंस होंगे, सीक्वेंस के जितने भी टर्म होंगे, ये बाउंडेड एबव है। तो इसका मतलब इसका सबसे बड़े मान से सभी टर्म छोटे होंगे, और जो सबसे बड़ा मान यम होगा, जो सबसे बड़ा मान जिससे सब छोटे हैं टर्म्स, उसी को हम कहते हैं अपर बाउंड। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, m इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन। तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 1/n है तो वहाँ यहाँ पे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे डैश 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 करते चले जाएंगे, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर रखते चले जाएंगे तो सब। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सबसे बड़ी टर्म है इसकी, क्योंकि इसके बाद सब इससे छोटे ही होते चले जा रहे हैं। आप जितनी ज़्यादा रखेंगे, जितने दूर तक जाएंगे उतना ही छोटा होता चला जाएगा इसका मान। तो इसकी सबसे बड़ी मान जो है वो 1 है। तो ये हो गया इसका, ये जो सीक्वेंस हो गई, ये हो गई बाउंडेड एबव सीक्वेंस। और जो ये 1 हो गया, इसे कहते हैं अपर बाउंड, अपर बाउंड m, अपर बाउंड या m इसे कहते हैं। मतलब इससे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब छोटे हैं इससे। उसके बाद आता है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किसे कहते हैं? अ सीक्वेंस an is called bounded below sequence if there is a real number m such that m is greater or m is less or equal
to an for all n belongs to natural number and m is called lower bound। अब इसमें जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या है कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस उसे कहते हैं जिसमें कि कोई ना कोई इसका ऐसा एलिमेंट है जिससे सभी एलिमेंट बड़े हैं। उसका कोई एक ऐसा टर्म है जिससे सभी उसके उस सीक्वेंस के सभी टर्म उससे बड़े हैं, उससे छोटा कोई नहीं है, मतलब वो सबसे छोटा है। और जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसी को लोअर बाउंड कहते हैं। लाइक दैट एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे -1 की पावर n ले देते हैं। अब n की जगह 1 2 3 4 रखेंगे तो इसका -1 1 फिर -1, क्योंकि जैसे -1 की पावर 1 लेंगे तो -1 आएगा, -1 की पावर 2 लेंगे तो +1 हो जाएगा, फिर 3 लेंगे तो -1 हो जाएगा, ऐसे ऐसे लेते रहेंगे तो मतलब ये अल्टरनेट करता रहेगा माइनस प्लस, लेकिन आएगा -1 +1 -1 +1। तो इसमें क्या होता है कि सबसे छोटी जो है ये -1 है, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी इसमें 1 है। इसमें वैसे एलिमेंट तो दो ही हैं, टर्म्स दो ही हैं, -1 -1 1 -1। तो इसमें जो सबसे छोटी है वो -1 है। अब ये इसका हो गया लोअर बाउंड। क्या हो गया? लोअर बाउंड। अब इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इससे मतलब बड़े हैं या बराबर हैं, बड़े हैं या बराबर हैं, दोनों केस हैं, या तो बराबर हैं या तो बड़े हैं। अब आइए देखते हैं कि एक एग्जांपल से और देखते हैं। जैसे n है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर रखते जाएंगे तो हमारा जो सीक्वेंस मिलेगा 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे हमको सबसे छोटा मिलेगा 1, जो कि नेचुरल नंबर है 1। अब इससे सभी एलिमेंट बड़े ही हैं, यही सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को हम कहेंगे बाउंडेड बेलो सीक्वेंस, मतलब इसमें एक ऐसा टर्म एग्जिस्ट करता है जो जिसकी मतलब जो इतना छोटा है कि उससे सब बड़े हैं, वो सबसे छोटा है, और उस सबसे छोटे एलिमेंट को ही हम कहते हैं लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, ठीक है। अब बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं? इन दोनों को, जो अपर बाउंड है और जो लोअर बाउंडेड है, मतलब बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, दोनों का मिश्रण है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस में क्या है? सीक्वेंस an इज कॉल्ड बाउंडेड इफ इट इज बोथ अपर बाउंडेड एंड लोअर बाउंडेड। मतलब अगर ये अपर बाउंडेड है और लोअर बाउंडेड दोनों है तब ये बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। जैसे यही ऊपर वाला ले लेते हैं अपना एग्जांपल, जैसे कि -1 की पावर n। अब इसके जो सीक्वेंस बनता है -1 1 -1 1 ऐसे बनता चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोअर बाउंड है वो हमारा 1 हो जाता है और जो अपर बाउंड है वो 1 हो जाता है। अब ये जो अभी लिमिट की बात कही थे, अब इन्हीं के बीच में हमारा सारा एलिमेंट आएगा, और सारा केस में तो दो ही एलिमेंट है फिलहाल। तो मतलब जैसे एक बाउंडेड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो लोअर लिमिट होगी और यहाँ पे जो अपर लिमिट होगी, दोनों के बीच में ही सभी एलिमेंट आएंगे। इसमें दो एलिमेंट है तो मतलब ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और जिसमें दोनों हो, अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, सॉरी, जिसमें दोनों बाउंड हो, मतलब बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो, उसे बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे कहते हैं? मोनोटोनिक में भी एक बार देख लेते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस जानने के लिए सबसे पहले हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस पढ़ना होगा। A sequence an is said to be the monotonically increasing sequence if Sn plus 1 is greater than equal Sn for all n belongs to n। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें एक सीक्वेंस मिला है जिसके सभी टर्म बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। मतलब ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, या तो बराबर होगा या तो बढ़ता आएगा, लेकिन कम नहीं होगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ। आपको वैसे ही लग रहा होगा कि इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, समझ सकते हैं आप कि अगर हमको कोई सीक्वेंस मिला है उसमें एक टर्म से जो अगला टर्म है वो बड़ा ही होगा, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, और या तो बराबर या तो बड़ा होगा, इसे सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। एक आता है इसी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मतलब जो स्ट्रिक्ट है, जो सिर्फ बढ़ेगा, बराबर भी नहीं रहेगा। जैसे इस वाले ऊपर वाले में हम लिख सकते हैं जैसे 1 2 3 3 4 7 ऐसे। तो इसमें क्या है कि ये बढ़ रहा है प्लस बराबर भी है, जैसे 1 2 3 3 है, लेकिन स्ट्रिक्टली में क्या होगा कि यहाँ 1 2 3 4 7 ऐसे ही होगा। यहाँ पे 3 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दिया गया है कि Sn+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब सिर्फ ग्रेटर देन होगा, बराबर नहीं होगा, ऑफ Sn।
मतलब जो पद है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाँ, वो लगातार बढ़ता जाएगा। आइए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के बारे में चर्चा करते हैं। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इसी के जस्ट अपोजिट है। अ सीक्वेंस n is said to be the monotonically decreasing sequence if Sn+1 is less than equal Sn for all n is natural number। मतलब इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट हमको प्राप्त हैं उनमें से वो मतलब घटता ही जा रहा है, सबसे पहले बड़ा, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा 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 छोटा, मतलब घटते हुए क्रम में जो सीक्वेंस हमको मिलता है उसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। सिंपल सा आप समझ लीजिए कि घटते हुए क्रम को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। अब अगर घटते हुए क्रम में है और उसके दो एलिमेंट बराबर भी हैं तभी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। दो सीक्वेंस अगर बीच में बराबर हैं या तीन सीक्वेंस बराबर, मतलब तीन टर्म बराबर हैं, तो सॉरी, तीन टर्म बराबर हैं, सीक्वेंस नहीं कहना है। अगर किसी सीक्वेंस का दो टर्म बराबर है या तीन टर्म बराबर है लेकिन वो भी फिर भी घटते हुए क्रम में बढ़ रहे हैं, या बराबर हैं या घटते हुए क्रम में, तो उन्हें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है कि वो सिर्फ घटेंगे, बराबर भी नहीं होंगे, वो सिर्फ घटते हुए चले जाएंगे। डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में चले जाएंगे। तो इन दोनों को मिला के मोनोटोनिकली सीक्वेंस बनता है।